जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। वो जादुई हिंसे से दूर जरूर है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने टीआरएस को कारी जरब लगाई है। बरसर इक़्तिदार टीआरएस के गढ़ में उसने पेशकदमी की है और अपनी मौजूदगी पुरजोर अंदाज में दर्ज कराई है। यहां बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए टीआरएस की सफू में खलबली मचा दी है। 2016 में हुए इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। वाज़ेह है, जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की मरकजी क़यादत पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तशहीर के लिए खुद ही बीजेपी सदर जेपी नड्डा आए हुए थे, तो वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो किया। इंतखाबी तशहीर के दौरान वज़ीर आज़म ने भी हैदराबाद का दौरा किया। हाँ, इस दौरे का इलेक्शन से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उससे बीजेपी लीडरों और वर्करों को नई तवन्नाई जरूर मिली। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी तशहीर के लिए पहुंचे थे। अगर बात करें टीआरएस की, तो गुज़िश्ता इंतखाबात में 99 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी 56 सीटों पर सिमट गई। वहीं एमआईएम ने अपने 2016 के मुजाहिरे को इस मर्तबा भी दोहराते हुए 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब सबकी नजरें कई मौकों पर गैर मुअल्लिना तौर पर मरकजी हुकूमत का साथ दे चुकी टीआरएस पर टिकी हुई है कि वो जीएचएमसी में कब्जा बरकरार रखने के लिए एमआईएम से इत्तेहाद करती है या बीजेपी का साथ लेती है। मरकजी ममलकत दाखिला किशन रेड्डी के मुताबिक अगर जीएचएमसी इंतखाबात फरवरी 2021 में होते तो बीजेपी इससे बड़ी जीत दर्ज करती। उन्होंने जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टी की शानदार कारकर्दगी का सेहरा मरकजी क़यादत के साथ साथ रियासती क़यादत और पार्टी कारकुनों के सर बांधा। रिजल्ट आए हैं वो आपके एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं या आपको लग रहा है कि ये जो है कुछ कमी रह गई? क्या नहीं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और हुए तो और अच्छा रहता था। क्योंकि इलेक्शन चुनाव 15 फरवरी में होना था, मगर 2 महीने प्रीपोन करके इलेक्शन लगाए और जितनी पब्लिसिटी में जितनी टीआरएस पार्टी करोड़ों रुपए खर्च किया है और पुलिस इलेक्शन कमीशन फेयर तरीके से काम नहीं किया। बराबर हम आपके सामने जनता के सामने पिटिशंस भी लगाए, फिर भी हमारा 4 सीट था, अभी हम 50 सीट तक पहुंच गए। टीआरएस पार्टी वो 99 सीट से वो 54 सीट्स तक कम हो गया, मजलिस पार्टी का भी कम हो गया। हमारा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो एग्जिट पोल का सर्वे हो। पूरा चुनाव ओवैसी के और एमआईएम पे आपने अटैक किया, लेकिन ओवैसी के घर में आप सेंध नहीं लगा पाए, टीआरएस को डेंट किया। नहीं, हम सिर्फ ओवैसी को टारगेट नहीं किया है। हम सरकार के खिलाफ, बाप बेटे के सरकार के खिलाफ, फैमिली सरकार के खिलाफ हम इश्यू लगाए थे, अलग अलग इश्यू उठाए। सिर्फ मजलिस पार्टी हमारा टारगेट नहीं था। मजलिस पार्टी जरूर हमारा टारगेट है, मगर सिर्फ मजलिस पार्टी नहीं है। मजलिस पार्टी टीआरएस पार्टी मिलजुल के इलेक्शन चुनाव लड़े हैं, इसलिए उनके खिलाफ हम बोलना पड़ा है। हाँ? मेयर सीट के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? अभी चर्चा नहीं किया है। हम कल अभी रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, पूरा आने के बाद फिर हम इंपॉर्टेंट लीडर्स बैठ के बातचीत करके आने वाले दिन में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्लेम करना नहीं करना। क्योंकि हमारा सीट्स सिर्फ 50 है, प्लस एमएलए 2 एमएलसी 1 एमपी 53 होता है। मगर टीआरएस पार्टी बराबर ऑलमोस्ट इलेक्शंस में हमारा से ज़्यादा नहीं है, 50-54 कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे टीआरएस पार्टी को हम पूरा ब्रेक लगाया। सर, एक लास्ट इस चुनाव का क्रेडिट किसको जाता है? कौन है जो जिसके लीडरशिप को आप क्रेडिट देते हैं? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारे को सहयोग दिया है, हमारा स्टेट के नेतृत्व दिया है, मगर हमारा पूरा वर्कर्स, आप इलेक्शन के दिन देखे होंगे, कदम कदम पर, हर बूथ पर, हर डिवीजन पर टीआरएस पार्टी का जो नेता थे, टीआरएस पार्टी का जो मिसयूज थे, पैसे बांटते थे। रात भर हमारा कार्यकर्ता बस्तियों में टीआरएस पार्टी को सवाल करते हुए लड़े हैं। ये क्रेडिट गोज टू भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हर एरिया पे, हर कदम पर।
हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, चंद ही सीटों पर अब नतीजा आना बाकी है, बाकी जो रिजल्ट्स के हवाले से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। किस तरह से इसको देख सकते हैं, क्योंकि टीआरएस को यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, अब टीआरएस को अगर अपना मेयर बनाना हो तो उन्हें किसी न किसी पार्टी की मदद हासिल करनी होगी जी। अगर वो मजलिस के साथ ही कोई मुफाहमत करते हैं तभी जो है उनको जो है मेयर का जो पोस्ट है वो हासिल होगा। मैं एक और बात बताता चलूं कि जिस तरह ये पूरा कैंपेन बीजेपी ने चलाया था, उन्होंने जो है पहले मजलिस को एक शैतान की तरह पेश किया और फिर टीआरएस को एक शैतान के दोस्त की तरह पेश किया। तो ये पूरा जो कैंपेन था उनका वो कहीं ना कहीं जाकर मजलिस के अतराफ मरकूज था। तो अब इस सूरत हाल में अगर टीआरएस अगर मजलिस के साथ कोई तरीके का जो है तो मुफाहमत करती है, उनका सपोर्ट हासिल करती है, उन्हें कुछ पावर उनके साथ शेयर करती है, उनको डिप्टी मेयर का पोस्ट अगर देती है, तो ये बीजेपी के हाथ में एक बहुत बड़ा हरबा होगा और वो इसको लेकर जो है और मजीद जो है कैंपेनिंग करेगी। और उनके लिए जो ये समझते हैं कि अगला जो असेंबली का इलेक्शन है वो उसकी तैयारी है, तो ये पूरा जो है एक बीजेपी के लिए एक तरीके से एक उनके लिए राह हमवार करेगा। बिल्कुल अनीस, जहाँ पर बीजेपी जो है एमआईएम को काफी अटैक करती हुई नजर आई कैंपेनिंग के दौरान, वहीं पर एमआईएम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन टीआरएस को इतना नुकसान उठाने की वजह क्या समझा जा रहा है? देखिए, इसमें कई अनासिर शामिल हैं। उसमें एक जो है अंसर जो पर्सनालिटी कल्ट है टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव का, उन्होंने जो है जो सेक्रेटरीट होता है उसको आना छोड़ दिया था। वो जो है असेंबली की इमारत नहीं बनाना चाहते थे, सेक्रेटरीट को तोड़कर नया सेक्रेटरीट बना रहे हैं। वहां पर जो है 2 मसाजिद और एक मंदिर भी शहीद कर दी गई। और उन्होंने ये भी कहा जाता है कि वो जो है एक जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं वो उस तरह जो है अपने आप को पेश कर रहे थे। वो जो उनका एक फार्म हाउस है हैदराबाद शहर से 90 किलोमीटर दूर, वहां से बैठकर अपना हुक्म चलाते हैं और उनका जो पूरा पावर जो है सब उनके एक ही खानदान के हाथ में है। तो इस तरह से जो उनकी जो एक तस्वीर पेश की गई, कहीं ना कहीं जो है लोगों को ये लग रहा था कि वो उस तरह के लीडर नहीं रहे जब वो तेलंगाना तहरीक में अवाम के साथ मिलकर जो है तहरीक चलाया करते थे। अब वो कुछ मुख्तलिफ हो चुके हैं और उनका बर्ताव तब्दील हो गया है और उन्हें किसी न किसी तरह जो है एक सबक सिखाया जाए। वो एक अवाम में जो है एक किस्म का जो है एक जो भाव होता है वो एक तरह से आ गया था। तो शायद कहीं उन्हें उस वजह से भी अपनी एक जो तस्वीर है जिसमें उनका भी कसूर है, तो शायद उनको उसका नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल अनीस, जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग की उससे ये समझा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो अब साउथ में भी उसी तरह की छाप डालने की कोशिश कर रही है जिस तरह से मेन हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड में बनाए हुए हैं बीजेपी। तो क्या उसमें कामयाब होती हुई बीजेपी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अगर जो इलाहाबाद तेलंगाना बनता है तो उस सूरत में इसका फायदा बीजेपी को होगा। जब तेलंगाना बन गया तो टीआरएस नजर आ रही थी, कहीं कोई अपोजिशन नजर नहीं आ रही थी। तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस एक अपोजिशन के रूप में थी, लेकिन वो पहले तो कमजोर दिख रही थी और अब तो कहीं भी नहीं दिख रही है। तो इस सूरत में जो अपोजिशन का जो खुला था वो जाहिर है किसी न किसी पार्टी को तो पुर करना ही था और बीजेपी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था कि उसने फिलहाल जो है अब तो वो एक मजबूत अपोजिशन के रूप में उभर रही है और उनका मंसूबा ये है कि अगले असेंबली इलेक्शन में पूरी तरीके से जो है यहाँ पर स्टेट में भी पावर हासिल किया जाए। मुनस्सा बिल्कुल, और अब अलायंस को लेकर के भी जो है रूमर्स सामने आ रहे हैं, किस तरह से कौन सी इक्वेशन बन पाती है वो देखने वाली बात होगी। अनीस, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मजलिस बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में एमआईएम के अच्छे मुजाहरे का जश्न गुलबर्गा में भी जोश खरोश के साथ मनाया गया। मुस्लिम चौक पर वाक़े एमआईएम के दफ्तर पर ढोल बाजों और पटाखों के साथ जश्न मनाया गया। मजलिस के मकामी सदर अब्दुल रहीम मिर्ची के मुताबिक बल्दी इंतखाबात के नताइज से मजलिस के हौसले बुलंद हुए हैं। कर्नाटक में ग्राम पंचायत सतह पर हो रहे इंतखाबात में भी मजलिस से हैदराबाद की तारीख दोहराने की कोशिश करेगी।
के मुकाबले में हम कम सीट ठहरा कर हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। मैं इस मौके पे तमाम हैदराबाद की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जो सेकुलरिज्म का सबूत देकर आज एक इत्तेहाद कायम रखे हैदराबाद के अंदर। जिस तरीके से हैदराबाद की आवाम जिताकर हमारी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुमाइंदगी करने का मौका दिए, तो मैं समझता हूँ कि कर्नाटक की भी आवाम और कर्नाटक की भी आवाम ने हमको इसी तरीके से जिताकर पंचायत इलेक्शन में जीत का डंका बजाएंगे। और ख़ासकर बाई इलेक्शन बसो कल्याण का है। बसो कल्याण में जैसा कि हमारे सदर ने अगर कहा तो हमने उस इलेक्शन को जीतकर यहाँ पे भी डंका बजाएंगे। मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ तंजीमों को हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला किया है। कोलकाता प्रेस क्लब में सहाफियों से बात करते हुए फ्रंट के रुकन शेख मीनारुल ने PFI के कोलकाता दफ्तर पर ED के छापे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। वाज़ेह है कि ED ने घंटों चले तलाशी मुहिम के बाद तहरीरी तौर पर एतराफ़ किया है कि PFI के दफ्तर से उन्हें कोई काबिल एतराज मवाद नहीं मिला है। अजमेर में आज बीजेपी युवा मोर्चा ने राजस्थान में भी लव जिहाद मुखालिफ कानून बनाने के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने अपने मुतालबे पर मबनी एक मेमोरेंडम भी रियासती हुकूमत को रवाना किया। इसके अंदर राजस्थान की बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा कानून बने जिससे कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम को गलत बता के, धर्म को गलत बता के अगर प्रेम को करता है और उसकी जाति छुपा करके करता है तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, कानून बनो। इसलिए आज पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उस मांग पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ऑनलाइन भरवाने का कार्य किया और साथ ही साथ राजस्थान सरकार से मांग की है ऐसा जल्द से जल्द। राजस्थान में सफर हज 2020 की दरख्वास्तों में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। कोरोना वबा को इसकी अहम वजह माना जा रहा है। हालांकि हज दरख्वास्त जमा करने के लिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 745 दरख्वास्त फॉर्म ही जमा हो पाए हैं। वाज़ेह रहे हर साल राजस्थान से 35 से 36 हज़ार दरख्वास्त फॉर्म जमा हो जाते थे, लेकिन इस मरतबा कुछ लोग कोरोना वबा को लेकर सफर हज के लिए जारी की गई शराइत और गाइडलाइंस तो कुछ लोग सफर हज को दुगना महंगा किए जाने से काफी परेशान होकर सफर हज का इरादा तर्क करने के लिए मजबूर हुए हैं। अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल हज कमेटी ने अपनी तैयारी करी है, अपनी गाइडलाइन बनाई है। सऊदी का कोई गाइडलाइन नहीं है और इस गाइडलाइन में भी अभी सस्पेंस है, क्योंकि आपने जो गाइडलाइन बनाई है हो सकता है कि जब तक वो कोई दिशा निर्देश नहीं दें और जब वो दिशा निर्देश दें उसके बाद गाइडलाइन बदल जाए तो लोगों में अभी असमंजस जैसी की स्थिति है और लोग अभी फार्म भर तो रहे हैं और हमने भी जिनके फार्म भरा है उनको हमने पहले आगाह करा है कि खर्चा इतना आएगा, इतना क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम बता करके उसके बाद ही हम फार्म भरा रहे हैं। हज तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार 742 आवेदन आए हैं तो ये कोरोना गाइडलाइन के चक्कर में और यहाँ पर चेयरमैन भी नहीं है, इस कारण कोई गाइडलाइन अभी तक हुई नहीं है जारी। यहाँ पर अभी तक लोगों के अंदर भय बना हुआ है कि 14 दिन का क्वारंटाइन होगा सऊदीया के अंदर, तो इसलिए ज़्यादातर लोग फार्म नहीं भर रहे हैं। इसे कोरोना का डर मानिए या फिर कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर के की गई सख्तियां। राजस्थान हज कमेटी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है अभी तक, जबकि हर साल हज के लिए इस वक्त में हज़ारों आवेदन हो जाया करते थे। महज 745 आवेदन अभी तक किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम काउंटर यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात निश्चित मानी जा रही है कि 10 दिसंबर से जो आवेदन की आखिरी तारीख है, इन आवेदनों की सुस्त रफ्तार को देखते हुए इस आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए महाराष्ट्र में भी किसान अब एहतजाज पर उतर आए हैं। औरंगाबाद में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की क़यादत में सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक धरना दिया। उनका कहना है कि ये मुल्क के किसानों के हक में एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि मोदी हुकूमत किसान कानून को थोपना चाहती है। मोदी सरकार ने जो कृषि कायदा बनाया है उसके खिलाफ अभी हरियाणा और पंजाब के किसान
दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन के सपोर्ट में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन राजू शेट्टी साहब के मार्गदर्शन में आज हम यहाँ पे आत्मक्लेश जागरण आंदोलन कर रहे हैं और हम यहाँ पे हमारा आत्मक्लेश करके वो किसानों को समर्थन दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो कानून बनाया, कृषि कानून बनाया, वो किसानों के खिलाफ है और इसलिए हम सब महाराष्ट्र के किसान उनके साथ है। ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में जल्द ही वक्फ बोर्ड तश्कील दिए जाने की बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग में तमाम रियासतों को भी वक्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, आज वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में को लेकर के काफ़ी मीटिंग्स हुई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, क्या कुछ रहा? जम्मू कश्मीर है और लेह और करगिल है, वहाँ पर आज़ादी से अब तक जो है वक्फ बोर्ड्स नहीं थे। 370 के ख़त्म होने के साथ ही साथ वक्फ बोर्ड बनने का रास्ता भी साफ हुआ है। ये दोनों वक्फ बोर्ड चाहे जम्मू कश्मीर का हो और चाहे लेह करगिल का, ये जल्द ही इसका ये बनाया जाएगा, इसका फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ जो आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने कई मुद्दों पर डिस्कशन किया है, उसमें बहुत सीरियस नोट लिया है कि कुछ स्टेट में जो वक्फ माफिया है, जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को पर उन्होंने जो है वो हाईजेक कर रखा है, गोलमाल कर रखा है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के जो रजिस्टर हैं या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के जो पेपर्स हैं, तो उसको भी बहुत सीरियस लिया है और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि वो ऐसे जो वक्फ माफिया है जो कि गोलमाल कर रहे हैं, जिस तरह का बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्ट्स हमारे पास आई हुई हैं, उनके खिलाफ भी फ़ौरन कानूनी कार्रवाई करें और इसके लिए एक हाई लेवल टीम उन स्टेट के वक्फ बोर्डों के पास जाएगी, छानबीन भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहेगी। हमने सर एक चीज़ और भी है कि जैसे जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख जो पूरा स्टेट था, वहाँ पर जिस तरह वक्फ बोर्ड काम नहीं करते थे, तो वहाँ डिजिटलाइजेशन है, मैपिंग है, ये सारा रजिस्ट्रेशन का मामला कैसे कर? ये शुरू हो गया है। हम 100% वैसे भी पूरे मुल्क की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसका डिजिटाइजेशन हमने कर दिया है। तो सर कितनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्य में बड़ा पैसा खर्च किया जाएगा? बहुत हज़ारों की तादाद में अभी तक ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो वक्फ का बेहतर इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बोर्ड बनाने का सिलसिला जो है उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्दी वहाँ पर वक्फ बोर्ड आपको दिखाई देंगे। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हुकूमत ने एक लंबे अरसे के बाद सीईओ का तकर्रुर कर दिया है। बोर्ड में 2018 से न कोई चेयरमैन और ना ही कोई परमानेंट सीईओ है, बल्कि अभी तक आरजी सीईओ के जरिए ही काम चलाया जाता था। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद हुकूमत ने भोपाल एसडीएम जमील अहमद खान का एमपी वक्फ बोर्ड का सीईओ तो बनाया, मगर इस बार भी कोई फुल टाइम सीईओ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नहीं मिल सका। वक्फ बोर्ड का जो मकसद है और जिस मकसद से बोर्ड का गठन हुआ है, उसकी प्रायोरिटियाँ जो होंगी वही मेरी प्रायोरिटियाँ हैं। साथ साथ गवर्नमेंट की ज़मीनों पे भी इंक्रोचमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हमेशा सरकार काम करती रही है और वक्फ बोर्ड के भी जितने भी इंक्रोचमेंट हैं उनकी हम लिस्ट लेंगे और उस पर हम काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम कोऑर्डिनेट करके इंशाल्लाह जो है उसके इंक्रोचमेंट हटाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। ये ज़रूर मैंने अभी जब जैसे ज्वाइन किया तो मुझे बताया लोगों ने कि 3 महीने तक लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, जो मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही है उसको लेकर। तो मैंने सिर्फ से कल प्रशासक महोदय से बात करने के बाद अगर यदि ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं शासन स्तर के ऑफिसर्स में जाकर मिलूँगा और उनसे बात करूँगा ताकि इनका वेतन जल्दी से जल्दी मिल सके। कर्नाटक के रायचूर शहरी हलके के बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने शहर के वक्फ चैरिटेबल अस्पताल को स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। शिवराज पाटिल ने रायचूर के वक्फ चैरिटेबल अस्पताल का दौरा किया और तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्फ अस्पताल में 70% तज़ीन नौ का काम मुकम्मल हो चुका है और जल्द से जल्द इलाज और मुआवजे की सहूलत शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द वक्फ हॉस्पिटल ओपन होने का हमारे को आशा भाव दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंटर में है, सिटी सेंटर में है और आजू बाजू माइनॉरिटीज एरिया भी बहुत ज़्यादा है। यही एरिया पे है, सब लोग को यूज़ होता है हॉस्पिटल। आज रायचूर के डिप्टी सेक्रेटरी से
वक्फ का सीईओ बन गए, हमारे को बेनिफिट है। शायद ये आगे के दिनों में हमारा रायचूर के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा फंड्स देके इसको फुल फ्लैड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल करने की मदद करते बोल के हमारे को उम्मीद है। झारखंड के खूंटी जिले में मुसलमानों की तकरीबन 50,000 की आबादी है। उनमें बेशतर लोग मेहनतकश और छोटे मोटे कारोबार से जुड़े हैं। ये जिला मरकज की MSDP मंसूबे के तहत मुंतखब किया गया था, लेकिन इलाके के मुसलमानों को इस मंसूबे का खातिर खा फायदा हासिल नहीं हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक साबिका बीजेपी हुकूमत में रियासी मंसूबों का भी उन्हें तशफ़ी बख्श फायदा हासिल नहीं हुआ। कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान इलाके के लोग बिलखुसूस अक़लियती आबादी को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंडर 50,000 के आसपास को पहुंचेगी। जहां तक सरकारी स्कीम की बात है, उसका जो लाभ है, चाहे आपका 20 सूत्री का मामला हो या और भी जो स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, उसका लाभ का 40% भी यहाँ पहुँच नहीं पाता है, लोग ले नहीं पाते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव है और सरकारी तंत्र जो है वो सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध नहीं करा पाती है। इसमें खासकर मुस्लिमों की हर तरह से अवहेलना किया गया है, कोई भी योजना में उसको लाभान्वित नहीं किया गया। और अभी जब JMM की गठबंधन की सरकार आई है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी मुसलमान हैं उनको, मुस्लिम और ख़ास करके माइनॉरिटी के लोगों को इनका लाभ मिलेगा। और जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि पहले पूर्व में जब यह बिहार और झारखंड जब अलग नहीं हुई थी, उस वक्त में लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस पीरियड में जो भी इंदिरा आवास या मतलब यहाँ माइनॉरिटी को दिया गया था, लेकिन उसके बाद माइनॉरिटी को इंदिरा आवास का भी लाभ अभी रेयर अगर मिल रहा है कहीं तो मिलता होगा, लेकिन वैसे मतलब खास करके माइनॉरिटी को ही हर चीज़ से वंचित रखा गया है। ये खूंटी ज़िला है और मुसलमानों के हालात तो अभी गंभीर है। और ऐसे जहाँ तक जो है माने कुछ लोग जो हैं अभी ठीक में हैं, और बाकी जो है इसे अंदर आउट एरिया जाइएगा तो मुसलमानों। उर्दू के मुमताज़ अदीब, नाक़िद, मुहक्किक और माहिर गालिबियात डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी की कब्र खस्ताहाली का शिकार है। कहने को भोपाल में उर्दू को 106 अंजुमनें हैं, मगर किसी को डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी की कब्र की खस्ताहाली को दूर करने की फिक्र नहीं है। 1916 में रियासत भोपाल में डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी मुशीर तालीम मुकर्रर हुए और 1917 में उन्होंने सुल्तानिया कॉलेज के नाम से भोपाल में एक तालीमी मंसूबा पेश किया। डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी भोपाल में रहकर अहम तालीमी और तकनीकी कारनामा अंजाम दिया, मगर आज उनकी कब्र की खस्ताहाली को देखने की किसी को फिक्र नहीं। मौलवी अब्दुल हक ने उनसे लिखवाया दीवान, जो गालिब का जो दीवान वो छाप रहे थे, उसके लिए अंजुमन तरक्की उर्दू की। लेकिन हम चाहे वो अहले भोपाल हो या पूरे, मैं तो समझता हूँ टोटली पूरा मजमूई जो उर्दू दुनिया कसूरवार है कि इतने बड़े आदमी की इतने बड़े कारनामे को आज हम फरामोश कर रहे हैं। हमने इंसाफ नहीं किया और उनकी जो यादगार यहाँ कायम होना चाहिए, वो यही मदफून है, लेकिन जिस हालत में वो मदफून है। हमारे पास भी नुस्खा हमीदिया की एक काफ़ी मौजूद है। वो मुस्लिम सलीम साहब जो जहांगीराबाद, याकूब सलीम साहब जो जहांगीराबाद के मशहूर शायर भी थे और कॉन्ट्रेक्टर भी थे, उन्होंने ख़ास तौर से उस नुस्खा हमीदिया की एक कापी अपने हाथ से कलम बंद करके इस लाइब्रेरी को दी थी। वो आज भी यहाँ महफूज है। लेकिन अब मौजूदा नस्ल को और फिर उसके बाद आइंदा नस्ल को, फिर उसके बाद की नस्ल को गालिब ही याद रहेंगे। अब्दुल रहमान बिजनौरी पता ही याद है, सबसे बड़ा आलमिया है यह।